अगले दिन विक्रांत और ऋचा की रिसेप्शन पार्टी रखी गई है, जिसमें सारे रिश्तेदार, कुछ बिजनेस पार्टनर, विक्रांत के दोस्त और शहर के कुछ नामी रईसों को इनवाइट किया गया है। पार्टी का समय होता है, धीरे धीरे मेहमानों का आना शुरू होता है। वीरेंद्र जी और समीक्षा जी उनका स्वागत कर रहे होते हैं। यहाँ विक्रांत अपने कमरे में तैयार तो हो चुका है, पर अपने सिर पर हाथ देकर बैठा हुआ है, जबकि ऋचा अभी भी ये तय नहीं कर पाई है कि उसे क्या पहनना चाहिए। फाइनली ऋचा ने एक गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्कआउट लहंगा पसंद करती है। अच्छा विक्रांत, तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। विक्रांत लापरवाही से, कपड़े बदलने हैं तो बाथरूम में जाओ, मैं क्यों बाहर जाऊँ? कल मैं भी तो बाथरूम में ही गया था ना। ऋचा, हाँ गए थे, पर मैं कैसे बाथरूम में पहनूं? मुझे कंफर्टेबल नहीं होगा, तुम जाओ ना बाहर। विक्रांत, मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे भी मेरा सिर घुमा हुआ है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ऋचा, अच्छा अब समझी, तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहते हो, यही ना? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, तुम भी उन लड़कों में से हो जो लड़कियों कपड़े बदलते हुए देखना चाहते हैं। विक्रांत पहले तो घूरकर ऋचा को देखता है, फिर तुम में देखने जैसा है भी क्या? मरो तुम यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। बोलता हुआ विक्रांत कमरे से बाहर चला जाता है। विक्रांत अकेले ही नीचे जाता है और उसे सबसे पहले सामने से आरव मिलता है। हे विक्रांत, कॉन्ग्रेचुलेशन तेरी नकली शादी के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस नकली शादी का भी तो इतनी बड़ी रिसेप्शन पार्टी देगा। विक्रांत, दे रहा हूँ, देना पड़ रहा है। 1000 बार मना किया मैंने डैड को, पर डैड माने तब ना। अब तक तो मोनिका को भी पता चल गया होगा। आरव, मोनिका को? वो तो अमेरिका में है ना? विक्रांत, हाँ वो अमेरिका में तो है, पर उसके डैड इनवाइटेड है। वो मेरे डैड के जिगरी दोस्त है, पता नहीं मोनिका मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। आरव, कमाल है यार, तू करता कुछ और है और होता कुछ और है। तेरी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना मोनिका को छोड़ सकता है और ना ही अपने मॉम डैड के खिलाफ जा सकता है, बेचारा। विक्रांत, ये सब तुझ कमीने की वजह से हुआ है। ये नकली शादी का आइडिया किसका था? हरामखोर, फंस गया ना मैं। पूरी दुनिया को पता चल गया कि मेरी शादी हो गई है, जबकि हुई भी नहीं है। पता नहीं मोनिका मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तभी समीक्षा जी विक्रांत के पास आती है। विक्रांत, बहू कहाँ है? विक्रांत, मॉम वो अभी भी तैयार हो रही है। समीक्षा जी, क्या? तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है और तुम दोनों को साथ उतरना चाहिए था। जाओ, जाकर उसे लेकर आओ। विक्रांत कंटालता हुआ, मैं नहीं जा रहा हूँ मॉम, आप क्यों नहीं चली जाती? समीक्षा जी, क्यों, तुम क्यों नहीं? विक्रांत, मॉम वो अभी तक तैयार हो रही है और मैं क्या खड़ा खड़ा वहाँ उसका इंतज़ार करूँ? समीक्षा जी, तुम्हारी किसी भी बातों से ये नहीं लगता कि तुम्हारी लव मैरिज है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं ही जाती हूँ लेने। अब क्या वो बेचारी अकेली आएगी? समीक्षा जी अपनी बहू ऋचा को लेने जाती है। थोड़ी ही देर में अचानक से कुछ लोग वाव कहते हुए ऊपर की ओर देखते हैं। विक्रांत उनकी नज़र का पीछा करता हुआ ऊपर देखता है कि समीक्षा जी के साथ ऋचा आ रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी वर्क लहंगा और खुली जुल्फों में ऋचा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उस पर गोल्ड के ज्वेलरी। पार्टी में आए हुए रिच फैमिली के लड़कियां भी उसके सामने फीके पड़ रहे थे। विक्रांत, जो कभी उसे ठीक से देखता तक नहीं था, वो भी बिना पल के झपकाए एक टक से देख रहा था। विक्रांत को इस तरह ऋचा की ओर देखता देख आरव गला साफ करने का नाटक करता है, जिससे विक्रांत का नज़र ऋचा पर से हटती है। आरव, क्यों? अभी तो तू बड़ा बोल रहा था, मैंने ही तुझे नकली शादी के चक्कर में फंसा दिया है, तो अब क्यों बेचारी ऋचा को घुरे जा रहा है? विक्रांत थोड़ा हकलाता हुआ, मैं क्यों उसे घूरूंगा, बस देख रहा था। समीक्षा जी ऋचा को लाकर विक्रांत के पास खड़ा कर देती है। सारे मेहमान उनके पास आकर विश करते हुए हाथ मिलाने लगते हैं। आरव विक्रांत से मजाकिये मूड में, कैसा लग रहा है विक्रांत? असली शादी की फीलिंग आ रही है ना? विक्रांत, साले हरामखोर, बीच समंदर में खड़ा करके पूछ रहा है कैसा लग रहा है? कहते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है। रुक, बहुत ही जल्द तेरा भी दिन आने वाला है और मैं तुझसे यही पूछूंगा। आरव,
सॉरी यार, मेरे लाइफ में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं लड़कियों का लफड़ा रखता ही नहीं हूँ। नो गर्लफ्रेंड नो टेंशन। पर उसे पता नहीं था कि उसके लाइफ में ये टेंशन बहुत ही जल्द आने वाला है। आरव विक्रांत के यहाँ से देर रात तक रुकता है और लगभग 1 बजे वो अपने घर के लिए निकलता है। आरव जा ही रहा होता है कि देखता है कुछ ही दूरी पर सुनसान सड़क पर बस स्टैंड पर एक मासूम सी लड़की खड़ी है, जिसकी उम्र कुछ 17 से 18 की रही होगी। उसके आसपास कुछ लफंगे लड़के जा खड़े होते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं, उसे टच करने की कोशिश करते हैं। आरव ये दूर से ही देख लेता है। लड़की वहाँ से निकलकर लगभग दौड़ते हुए जाने लगती है और वो लफंगे लड़के भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं और उसे घेर लेते हैं कि तब उनके पास आकर आरव की कार रुकती है। आरव झट से हाथ में पिस्तौल लिए निकलता है। सालो आवारा कुत्तों, बस यहीं कने रात भर बाहर घूमते रहते हो? अकेली बेवश लड़की देखी नहीं कि दुम हिलाते हुए छेड़ने आ जाते हो? उनमें से एक ज़्यादा शानपटे नहीं आ, तू एक है और हम 10। आरव, एक शेर 100 कुत्तों पर भारी होता है, तुम तो बस 10 हो। और ये देख रहा है ना पिस्तौल? दूसरा लफंगा लड़का, हम 10 है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 बुलेट होती है। किस किस को मारेगा तू? और जो बचेगा ना, तुझे नहीं छोड़ेगा। आरव, तुझे किसने कहा कि मैं सबको मारना चाहता हूँ? बस जो आगे आया वो गया। आरव उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे कार का डोर खोलते हुए बैठने के लिए बोलता है। लड़की बैठ जाती है, साथ ही आरव पिस्तौल दिखाकर दूसरी ओर जाता है और डोर खोलकर खुद बैठता हुआ वहाँ से निकल जाता है। लड़की थोड़ी घबराई हुई सी, कौन हो आप? आरव, चुपचाप बैठ और यहाँ से निकलने दे, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। लड़की, लेकिन आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आपके पास तो पिस्तौल है ना? आरव, हाँ पिस्तौल तो है पर खाली है। उस सड़क को पार करने के बाद आरव गाड़ी को ब्रेक लगाता है और एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए, अच्छा कहाँ रहती है तू? घर कहाँ है तेरा? लड़की ने बेबसी से देखते हुए, मेरा कोई घर नहीं है। कौन थी वो लड़की? क्या आरव उसे फिर से बीच सड़क पर छोड़ देगा या उसका हेल्प करने के लिए उसे अपने घर पर ले जाएगा? यहाँ विक्रांत और ऋचा की लव स्टोरी कैसे शुरू होगी जानने के लिए बने रहिए दुल्हन वहीं जो पिया मन भाई। डियर फ्रेंड्स, कहानी का ये एपिसोड पढ़ने के बाद एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।